हेलो स्टूडेंट, दिवाली का मौसम है और सबको लोन चाहिए क्योंकि खरीदारी सबको करनी है। लेकिन एक गांव का किसान बोलता है कमर्शियल बैंक से, मालिक हमनी के लोन दे दी। कमर्शियल बैंक वाला बोलता है हम आपको लोन नहीं देंगे। फिर वही किसान कमर्शियल बैंक को बोलता है तो मालिक हमनी से के लोन के दी। तो कमर्शियल बैंक वाला बोलता है देखिए मेरा दिमाग मत चाटिए, जाइए आपको जहाँ से लोन मिल रहा है आप वहाँ से लोन लीजिए। तो बोलता है मालिक एह लागे तो हम अपने ही यहाँ लिए हैं कि हमनी के क्या दे दी, लोन दे दी। तो वो कमर्शियल बैंक का अधिकारी बोलता है याद कीजिए आप लोग बहुत तेज बनते हैं, हम लोग आपको पिछली बार लोन दिए थे। आज जब इलेक्शन का समय आया था तो आप लोग चले गए थे नेता के पास और अपना लोन क्या किए थे, माफ करवा लिए थे। तो क्या हम लोग इसीलिए हैं कि हम आपको लोन देंगे, आप इलेक्शन के समय लोन क्या कीजिएगा, माफ करवा लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं, मेरा जो नाम है वो कमर्शियल बैंक है, हम आपको सहायता करने के लिए आए हैं, हम अपना बिजनेस को डुबाने के लिए नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आरबीआई इस चीज में इंटरप्ट की है। तो वो जो किसान है वो किसान आता है प्रायोरिटी सेक्टर से और एक है हमारा कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई ने इंटरप्ट किया, वही हमारा एक करंट अफेयर्स है जो हम लोग समझते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, देखिए प्रायोरिटी सेक्टर वो सेक्टर है जो इकोनॉमिकली वीक है, जिनको बहुत सारे फैसिलिटीज नहीं दिए जा रहे थे, वो सभी लोग आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर में। जैसे जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हैं, जो एलाइड एक्टिविटी से रिलेटेड है, जो गांव के किसान हैं, ये सभी लोग आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर से। लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर इतना रिस्की सेक्टर होता है जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक उनको लोन देना नहीं चाहती है। और यहाँ पे आरबीआई ने इंटरप्ट किया है और आरबीआई ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है ताकि कमर्शियल बैंक भी प्रायोरिटी सेक्टर को लोन दे दे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा करंट अफेयर्स क्या है। देखिए इन ऑर्डर टू इनकरेज बैंक टू ऑफर ए स्मॉल लोन in the economically disadvantaged district with low average loan size, the RBI recently changed its priority sector criteria। RBI ने अपने कमर्शियल बैंक को बोला है जो लोग इकोनॉमिकली वीक हैं उनको आप छोटे छोटे साइज का क्या दीजिए, लोन दीजिए। ये आरबीआई ने इंटरप्ट किया। तो आइए हम लोग इसको इन डिटेल समझते हैं और इससे रिलेटेड हम लोग को समझना है पीएसएल किसे कहते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव आखिर पीएसएल का ऑब्जेक्टिव क्या है, और इश्यूज विद द पीएसएल। आखिर एक कमर्शियल बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग किया तो समस्या क्या क्या आती है, चलिए हम लोग समझते हैं वन बाय वन। देखिए अबाउट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एक्चुअल में ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हमारा है क्या। ऑब्जेक्टिव, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, इनकरेज बैंक टू एक्सटेंड credit to sector that are vital for employment generation and economic upliftment of vulnerable section of the society। जो सोसाइटी बहुत ही वीक है उनको थोड़ा सा अपवार्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए उन्हें लोन देना चाहिए। कैटेगरीज, आखिर अगर हम बात करेंगे ये जो आपका पीएसएल है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, इसमें किन किन लोगों को लोन दिया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एमएसएमई है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, रिन्यूएबल एनर्जी है और अदर आइडेंटिफाइड बाय आरबीआई, जो आरबीआई ने लिस्ट बनाया है कि ये सब आपके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अकॉर्डिंग ही आपके आएगा। ओके अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएसएल, आखिर इस पीएसएल का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, आप बार बार समझे होंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन। एक भारत देश के अंदर प्रत्येक गांव के प्रत्येक लोग बैंकिंग प्रणाली से जुड़े, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश। तो उस चीज को इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए पीएसएल जरूरी है। अगर हम बात करेंगे बूस्टिंग रूरल डेवलपमेंट, अगर हम ग्रामीण विकास की कल्पना कर रहे हैं, जैसे आप बहुत सारे कमेटी बने थे, बलवंत राय मेहता कमेटी बना था कि सरकार को उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि आप टॉप टू बॉटम नहीं, आप बॉटम टू टॉप
अप्रोच अपनाइए जिसमें कहा गया रूरल डेवलपमेंट जरूरी है। तो कहीं ना कहीं पीएसएल जरूरी है रूरल डेवलपमेंट कराने के लिए। अगर हम तीसरी बात करेंगे, सपोर्टिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जितने भी एमएसएमई हैं, इन सभी एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जरूरी है। अगर ये जरूरी है तो आखिर इशू कहां पे आया? अगर ये जरूरी है तो आखिर इशू आया कहां पे? मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि एक कमर्शियल बैंक वाला ये कहता है कि याद कीजिए जब इलेक्शन का समय आया था तो आप चले गए थे नेता के पास और नेता ने बोला कि लोन माफ, ये माफ, वो माफ। अरे वो लोग क्या अपने घर से देंगे लोन? नहीं ना, नुकसान हमारा करा देते हैं। तो इशू आता है, वही इशू हम लोग समझते हैं। तो जो आपका पहला इशू है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्की है। जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है वो रिस्की सेक्टर है। प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न, लोन दे दिए और लोन माफ हो गया, इसका मतलब लोन का रीपेमेंट नहीं आया, तो कहीं ना कहीं तो लॉस है। और अगर हम तीसरी बात करें डिलेड रिकवरी, अगर लोन रिकवर हो भी रहा है तो वो डिले के साथ हो रहा है। तो ये सब आपके क्या हैं? इश्यूज हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा पीएसएल किसे कहते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग किसे कहते हैं। जो भी लोग अगर इन शॉर्ट इसको रिवाइज करें तो जितने भी इकोनॉमिकली वीक सेक्टर हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्टर है, उन सभी को क्रेडिट, स्मॉल क्रेडिट फैसिलिटी दी जाना चाहिए। इसको ही बोलते हैं पीएसएल। और आरबीआई ने इंटरप्ट किया कि उनको आप स्मॉल साइज के लोन आप दीजिए। क्लियर है बात है? लेकिन हाँ इसमें कुछ इश्यूज हैं। अगर सरकार उन सारे इश्यूज पे अगर काम कर ले तो ये पीएसएल वाकई में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत ही जरूरी है। जो हमारा सेकंड करंट अफेयर्स है वो है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23। आप लोग क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो, किस तरीके से आपका कंजम्पशन पैटर्न बदल रहा है? आप फूड में ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हो कि नॉन फूड में पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हो? कौन राज्य ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है? मंथली एक्सपेंडिचर किसका ज़्यादा है, किस राज्य का सबसे कम है? यह सब हम लोग समझेंगे इस सर्वे के। ये आने वाले जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन है उन सारे स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण। चलते हैं हम लोग इसको न्यूज पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स में क्या है? रिसेंटली नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एनएसएसओ, याद रखिएगा 3 डिपार्टमेंट एनएसएसओ, एनएसओ और सीएसओ। ठीक है, तो पहले सीएसओ था, एनएसएसओ था, दोनों को मर्ज कर दिया गया और हमारा बना एनएसओ। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज रिलीज्ड हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे डाटा आफ्टर ए गैप ऑफ 11 ईयर। सो क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा? क्वेश्चन आपसे यह बनेगा कि यह डाटा किसने रिलीज किया? तो यह डाटा एनएसएसएनओ ने रिलीज किया। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसके अंतर्गत में आता है। कितनी साल के बाद ये डाटा आया है? तो ये 11 ईयर के बाद आया है। चलिए अगर थोड़ा सा इसमें की डिटेल्स के बारे में जाने, दिस सर्वे इज कंडक्टेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI। ये सीधा सा क्वेश्चन आ जाएगा किस मिनिस्ट्री से के अंदर में था, कौन सा डिपार्टमेंट किया। अगर हम आगे बढ़ेंगे, कंडक्टिंग एजेंसी, आखिर कौन सी एजेंसी थी जो इसको कंडक्ट किया? तो सिंपल सा है, कौन सा? एनएसएसओ, जो एवरी 5 ईयर पे ये डाटा रिलीज करती है। लेकिन पिछली बार ये डाटा रिलीज नहीं हुआ था, इसलिए ये 11 साल के बाद डाटा रिलीज हुआ है। स्टार्टेड कब ये स्टार्ट हुआ था? तो 1957 में ये पहली बार कंजम्पशन पैटर्न का डाटा रिलीज हुआ था। अगर हम बात करेंगे की फाइंडिंग, आखिर ये जो सर्वे हुआ तो इस सर्वे का रिजल्ट क्या है? इस सर्वे का ओवरऑल जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हम लोग समझते हैं। इंक्रीज्ड स्पेंडिंग
मतलब ये MPCE का मतलब है मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब एक व्यक्ति पे प्रत्येक महीना में उपभोग पर व्यय, यह है हमारा MPCE। तो ये निष्कर्ष निकला है, इस सर्वे का निष्कर्ष निकला है कि लोगों का स्पेंडिंग बढ़ रहा है, इंक्रीज किया है। रूरल में अगर हम बात करेंगे 44.42% है, जबकि अर्बन एरिया में 33.5% है। मतलब ये कि पर मंथ जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज किया है। जो सेकेंड रिजल्ट है, वो सेकेंड रिजल्ट क्या है? रूरल अर्बन डिवाइड। अगर हम रूरल और अर्बन में अंतर देखें तो एक सिग्निफिकेंट स्पेंडिंग गैप परसिस्ट बिटवीन रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड। क्या है? 2008 रुपया है अगर हम बात करेंगे रूरल में, तो अर्बन में 3510 रुपया है। मतलब ये कि 3510 रुपया अर्बन में एक व्यक्ति एक महीना में कितना पैसा खर्च कर रहा है अपने पे? 3510 रुपया खर्च कर रहा है, जबकि गांव के लोग 2008 रुपया खर्च कर रहे हैं। ये सीधा सा क्वेश्चन आ जाएगा कि रूरल अर्बन में जो स्पेंडिंग है वो कितना है। फूड वर्सेस नॉन फूड। देखिए, आप खाना खाते हैं और आप कपड़ा खरीदते हो, तो जो कपड़ा खरीदना, गाड़ी खरीदना, ये नॉन फूड है, लेकिन आप खाने के लिए सामान खरीदते हो, ये आपका फूड है। तो अगर फूड वर्सेस नॉन फूड की बात की जाए तो द शेयर ऑफ फूड एक्सपेंडिचर हैज डिक्लाइंड फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन। लोगों को अब दिखावा ज़्यादा है, पेट में अनाज नहीं है लेकिन पॉकेट में एप्पल का आईफोन होना चाहिए। घर में अनाज नहीं है लेकिन हाँ चलने के लिए बाइक होना चाहिए। तो बाइक, आईफोन, ये क्या है? नॉन फूड है। तो क्या डाटा सामने है, द शेयर ऑफ फूड एक्सपेंडिचर हैज डिक्लाइंड फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन। दोनों में, चाहे रूरल और अर्बन की बात की जाए, दोनों में ये डिक्लाइन देखा जा रहा है। मतलब ये कि नॉन फूड में स्पेंडिंग बढ़ रहा है और जबकि फूड में स्पेंडिंग आपका घट रहा है। फूड स्पेंडिंग ट्रेंड्स, कंजम्पशन ऑफ, अगर जो भी खर्च कर रहा है, लोग अगर खाने पे जो भी खर्च कर रहे हैं, तो उसमें देखा जाए तो सीरियल्स और पल्सेस इज डिक्रीजिंग विद इन द ओवरऑल फूड एक्सपेंडिचर, इंडिकेटिंग ए डाइटरी शिफ्ट। लोग अब सीरियल्स और पल्सेस नहीं कर रहे, अनाज और दाल नहीं, लोगों को नॉन वेज, फास्ट फूड में इंटरेस्ट हो गया है। सीधा सी बात बोलें तो लोगों को फास्ट फूड में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है। बर्गर खाएंगे, पिज्ज़ा खाएंगे, रोटी गेहूं चावल दाल नहीं खाएंगे। ये सर्वे का रिपोर्ट बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, सर्वे का रिपोर्ट बता रहा है। नेक्स्ट रिपोर्ट क्या कहती है? नॉन फूड स्पेंडिंग conveyance currently has highest share of spending upon non-food items। non-food items में अभी तक के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए गए हैं non-food में। आईफोन, मोबाइल, गाड़ी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कपड़े, ठीक है, दिखावे के सामान जो है नॉन फूड हैं, उस पर खर्च ज़्यादा किए जा रहे हैं। इनकम इनइक्वालिटी, द सर्वे हाईलाइट्स ए सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी इन MPCE between the top and the bottom 5% of the population। रूरल की बात की जाए 1373 फॉर बॉटम वर्सेस 10,051 फॉर टॉप। यही चीज अगर अर्बन की बात की जाए तो 2001 रुपया और टॉप की बात की जाए तो 20,824। मतलब सबसे ज़्यादा खर्च इतना किया गया है और सबसे कम खर्च इतना किया गया है। और ये दिखा रहा है आपका इनकम इनइक्वालिटी। जो सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग अगर कमा रहे हैं तो वो यह कमा रहा है, जो सबसे कम कमा रहे हैं तो सबसे कम ये कमा रहे हैं। किसमें? अर्बन। वैसा ही आपका किसमें है? रूरल में है। अगर हम यही डाटा निकाले स्टेट वाइज, तो आखिर स्टेट वाइज भी तो होगा कि स्टेट वाइज लोगों का कंजम्पशन पैटर्न कैसा होगा। तो अगर हम स्टेट वाइज की बात करेंगे तो MPCE मतलब ये आपका पर मंथ है, varies considerably across state with सिक्किम having the highest। मतलब अगर हम सिक्किम की बात की जाए, आपसे ये सीधा क्वेश्चन आ जाएगा स्टेट PCS में कि कौन सा राज्य है जिसका पर मंथ एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा है, तो सिंपल सा आंसर कौन सा? सिक्किम। और अगर हम बात करेंगे सबसे कम, तो वो कौन सा?
छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोगों का जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर सबसे कम है और सिक्किम में सबसे ज़्यादा है। यूनियन टेरिटरी वाइज अगर देखा जाए तो यूनियन टेरिटरीज का अगर देखा जाए तो चंडीगढ़, अगर हम चंडीगढ़ की बात करेंगे तो चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा है पर मंथ एक्सपेंडिचर 7,467 रुपया, जबकि अगर हम उसी चंडीगढ़ की बात करें, अर्बन की बात करेंगे तो 12,575। और वही सबसे कम की बात की जाए तो लद्दाख, लद्दाख में रूरल में 4,035 रुपया, और लक्षद्वीप में अगर बात की जाए तो लक्षद्वीप में 5,475 रुपया लक्षद्वीप का सबसे कम है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसका पर मंथ एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा है, तो सीधा सा आंसर होगा आपका चंडीगढ़, और सबसे कम अगर खर्च है तो वो है हमारा कौन सा, लक्षद्वीप। तो आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी टाइप का आपको डाउट है स्टैटिक पोर्शन में इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो इस कमेंट सेक्शन पे आप लिखें। मैं आपके लिए डेफिनेटली एक अलग से सेशन बनाऊंगा, और आपको एडवांस में हैप्पी दिवाली। थैंक यू।